नमस्ते। किसी बच्चे को कुछ सिखाने से पहले उसे समझना कितना जरूरी होता है ना? तो आज हम बाल विकास की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे, जानेंगे कि आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों है और एक विषय के तौर पर इसका विकास हुआ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी सोच को देखिए, महान दार्शनिक रूसो ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि एक बच्चा एक किताब की तरह है जिसे हमें शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। और यही सोच आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव है कि किसी भी बच्चे को सिखाने से पहले उसे पढ़ना, उसे समझना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, खासकर एक शिक्षक के लिए बाल विकास को समझना इतना मायने क्यों रखता है। इसका जवाब हमें शिक्षा और मनोविज्ञान के गहरे रिश्ते में मिलता है। सोच कर देखिए, अगर किसी शिक्षक को एक बच्चे के व्यवहार को, उसकी आदतों को एक सही दिशा देनी है, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? जाहिर है, पहले उस व्यवहार को समझना होगा। और बस यहीं से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की भूमिका शुरू हो जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, शिक्षा का काम क्या है? व्यवहार में बदलाव लाना, उसे बेहतर बनाना। और मनोविज्ञान का काम उसी व्यवहार का अध्ययन करना, उसे समझना। मतलब एक का काम है बदलना और दूसरे का काम है समझना। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना तो अधूरे ही हुए ना। और यही सबसे जरूरी बात है। व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पहले उसे पढ़ना और समझना जरूरी है। सीधी सी बात है ना? जैसे एक कुम्हार भी तो पहले मिट्टी को समझता है, तभी उसे सही आकार दे पाता है। ठीक वैसे ही एक शिक्षक भी बच्चे को समझे बिना उसे सही दिशा कैसे दे सकता है? तो बदलने से पहले समझना, यही पहला नियम है। चलिए अब इसको कुछ मजेदार उदाहरणों से समझते हैं। देखते हैं कि एक शिक्षक का मार्गदर्शन कैसे एक ही बच्चे की आदत को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जा सकता है। क्योंकि देखिए, बच्चों की कई आदतें तो बिल्कुल नेचुरल होती हैं, स्वाभाविक, लेकिन अगर उन्हें सही दिशा ना मिले तो वही आदतें नेगेटिव भी बन सकती हैं। जैसे कि बच्चों में चीजें इकट्ठा करने की आदत। याद कीजिए, बचपन में कंचे, रंगीन पत्थर या फिर चॉकलेट के रैपर, कुछ भी इकट्ठा करने का कितना शौक होता था। ये उनकी एक बिल्कुल नेचुरल आदत है जिसे संग्रह प्रवृत्ति कहते हैं। अब यहीं पर जादू होता है मार्गदर्शन का। अगर इस आदत को कोई दिशा ना मिले तो हो सकता है कि ये दूसरों की चीजें बिना पूछे उठाने की आदत में बदल जाए, एक तरह की छोटी मोटी चोरी में। लेकिन अगर एक समझदार टीचर हो तो वो इसी आदत को एक पॉजिटिव मोड़ दे सकता है, उसे ज्ञान इकट्ठा करने, अच्छी अच्छी किताबें जमा करने या फिर डाक टिकटें कलेक्ट करने जैसे बेहतरीन शौक में बदल सकता है। देखा, आदत एक लेकिन अंजाम कितने अलग हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। हर बच्चे के अंदर कुछ नया करने, कुछ बनाने की एक नेचुरल सी इच्छा होती है। अब अगर इस क्रिएटिव एनर्जी को सही रास्ता न दिखाया जाए तो क्या होगा? बच्चा शायद दीवारों पर किरकी लिखेगा या फिर अपने खिलौने ही तोड़-फोड़ कर देखेगा। लेकिन अगर उसे सही गाइडेंस मिल जाए तो वही बच्चा अपनी इस एनर्जी को आर्ट, म्यूजिक या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसी शानदार स्किल्स में लगा सकता है। और एक आखिरी उदाहरण लेते हैं, घूमने फिरने की आदत का। बच्चों में एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है ना, दुनिया देखने की, नई नई जगहें एक्सप्लोर करने की। अगर इस आदत को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये स्कूल बंक करने और आवारागर्दी में बदल सकती है। लेकिन एक अच्छा टीचर क्या करेगा? वो इसी घूमने की इच्छा को एजुकेशनल ट्रिप्स में बदल देगा, उसे म्यूजियम ले जाएगा, ऐतिहासिक जगहों पर घुमाएगा और इस तरह सीखना एक मजेदार सफर बन जाएगा। तो अब ये तो साफ है कि बच्चों को समझना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें एक वैज्ञानिक तरीके से समझने की ये जो पूरी फील्ड है, इसकी शुरुआत हुई कैसे? मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी से निकलकर एक प्रॉपर साइंस कैसे बनी? आइए इसकी कहानी पर एक नजर डालते हैं। इसकी कहानी में कुछ बहुत ही अहम मोड़ है। सबसे पहले साल 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 साल के बेटे पर एक स्टडी की और उसका पूरा लेखा जोखा तैयार किया। इसे बेबी बायोग्राफी कहा गया और ये एक तरह से पहला साइंटिफिक रिकॉर्ड था। फिर कहानी आगे बढ़ी और 1893 में अमेरिका में स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी मूवमेंट शुरू किया, जिसने इस फील्ड को एक नई पहचान दी। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में गीजूभाई बधेका जैसे महान शिक्षाविदों ने इस आंदोलन की मशाल भारत में जलाई। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद आज हम बाल विकास को किस तरह से देखते हैं, इसका आधुनिक रूप क्या है? आज की तारीख में बाल विकास एक साइंटिफिक स्टडी है। सीधी भाषा में कहें तो इसमें यह देखा जाता है कि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे नए अनुभव लेता है, तो उसके मन और उसके व्यवहार में क्या क्या और कैसे कैसे बदलाव आते हैं। और इसका दायरा, इसका स्कोप काफी बड़ा है। ये स्टडी बच्चे के जन्म से भी पहले, यानी जब वो गर्भ में होता है तभी से शुरू हो जाती है। फिर जन्म के बाद शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था तक, यानी एडोलेसेंस तक, इन सभी स्टेजेस को इसमें कवर किया जाता है। हर स्टेज पर विकास का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो चलिए हम अपनी बात वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू की थी, रूसो के उस ख्याल पर कि हर बच्चा एक किताब है। एक शिक्षक का काम सिर्फ उस किताब में जानकारी भरना नहीं है, बल्कि वो तो उस लेखक की तरह है जो उस बच्चे की कहानी का अगला चैप्टर, अगला अध्याय लिखता है।
तो सोचने वाली बात यही है कि एक भावी शिक्षक के तौर पर कोई उस किताब का अगला अध्याय कैसा लिखेगा।